फिल्म रिकैप में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक क्रॉनिकल्स इफ गोज टू द ट्राइब। स्पॉइलर हेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। कई वर्षों के दौरान कई बार चीन में हड्डियों से विभिन्न खुदाई के दौरान अजीब चीजें मिली हैं जो किसी भी ज्ञात प्राणी से संबंधित नहीं है। त्वचा और मांस के साथ 2000 साल पुराने डायनासोर भी नहीं है। इसमें शामिल वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर यान चेल है जिन्होंने 1978 में 749 के बाद और शीतलक पर्वतों का उद्घाटन किया। एक विशेष टीम जो विशेष रूप से इन सभी रहस्यमय खोजों के पीछे के रहस्य का पता लगाने के लिए समर्पित है। यह अब 1979 है और जो दो द्वारा खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई सैनिकों में से एक है। काम समाप्त हो रहा है और वह अक्सर अत्यधिक थकान से गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यंग यांग हमेशा उसका समर्थन करने और उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए होती है। जब वह पहली बार उससे मिला तो उसे लगा जैसे वह उसे लंबे समय से जानती हो। उन दोनों के पास एक बंधन है जो उसके दोस्त राजा सन को ईर्ष्यालु बनाता है। टीम द्वारा एक अज्ञात जानवर की एक और विशाल खोपड़ी प्राप्त करने के बाद गुफा हिलने लगती है और अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है जिससे उनका पूरा कैंप नष्ट हो जाता है। अधिकारी हान जे यंग के नेतृत्व में सैनिक अपने हथियारों को वापस लड़ने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ कार्यकर्ता हैं। यह घटना पूर्ण क्षति नहीं है। हालांकि पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया है, इसलिए वे जांच के लिए प्रोफेसर यांग के साथ जाने के लिए एक विशेष टीम भेजेंगे। यांग दर्द तुरंत अपने पिता की मदद करने के लिए स्वयंसेवकों और उन कारणों की मदद करता है जो स्वेच्छा से खाते हैं, जो बदले में कान बेटे को टीम के साथ गुफा में प्रवेश करते हैं और खोजे गए रास्ते का अनुसरण करते हैं जब तक कि वे एक विशाल खाई में नहीं आते हैं जिस पर वे चढ़ते हैं जब वे अपने चारों ओर उड़ते हुए एक तितली जैसे जीव को देख रहे थे। वे अंत में बीच में एक और खाई के साथ एक बर्फीले मंच पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वे इस पर भी नीचे उतरते हैं जब तक कि उन्हें अजीबोगरीब जीवाश्मों से भरी हुई एक अज्ञात गुफा नहीं मिल जाती। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक निकास मिलता है जो उनके द्वारा प्रवेश किए गए पर्वत से बिल्कुल विपरीत पर्वत से निकलता है। वहाँ प्रोफेसर यांग आपको बताते हैं कि किंवदंती कहती है कि इस क्षेत्र में कहीं एक गुप्त सरकार से संबंधित एक प्राचीन साम्राज्य का द्वार है। उनकी चेत अचानक बाधित हो जाती है जब दूसरे सैनिक उन्हें बर्फ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं, जबकि हान और बाकी टीम ने पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा स्थापित करना समाप्त कर दिया था। प्रोफेसर यांग ने उन जानवरों को खोजने के लिए पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर दिया था जो वास्तव में पास में थे। हालांकि वे जिन जीवों को सबसे पहले खोजते हैं वे गुफा से उड़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब वे उन्हें और करीब से देखते हैं। उन्होंने देखा कि वे तितली नहीं है जैसे वे अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे आस्तीन पर उतरते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन सैनिकों में से एक ने अपने नंगे हाथ से एक को पकड़ लिया और यह एक गलती साबित हुई। वह अचानक एक नीली लौ के साथ खतरनाक गति से जलने लगता है जब तक कि उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता। जल्द ही वे इन चमगादड़ों से घिर जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वे आग में कुछ लोगों को खो देते हैं। सभी शॉट्स विशाल जानवरों को डराने के लिए इसे दूर करने के लिए डराते हैं, लेकिन यह अचानक भारी मोड़ एक हिमस्खलन का कारण बनता है। पार्टी पहाड़ से नीचे भागना शुरू कर देती है क्योंकि बर्फ कई सैनिकों को निगल जाती है, लेकिन एक बिंदु आता है जहां वे चलते नहीं रह सकते। उनके सामने खाई है, उनके पास कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग किसे और उनकी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। जोड़ी गिर जाती है और रस्सी बर्फ के टुकड़े पर फंस जाती है और एक दो बार चलने के बाद घर्षण से रस्सी टूट जाती है और दोनों गिर जाते हैं। महीनों बाद भी ट्रेन में सोते समय, जिसके द्वारा वह यह नहीं समझ पाता कि वह कैसे जीवित रहता है। वे विशेष रूप से और भी अधिक पुरुषों को खोने के बाद गिरते हैं जो अपने हाथों से मारने या बर्फ से वार करने से मारे जाते हैं। जब वह रसातल के तल पर जागता है तो केवल 4 पार्टी सदस्य बचे होते हैं, जो एक प्रोफेसर यंग पिंग और किंगसुन द्वारा आपूर्ति में यथासंभव गिरावट को पुनः प्राप्त करने के बाद अब बहुत छोटी टीम कुछ मशालें जलाती है और अपनी खोज जारी रखती है। वे इमारत के खंडहरों से घिरे एक ऊंचे टॉवर के साथ एक विशाल गुफा में आते हैं जिसे प्रोफेसर यांग कुला के पवित्र महल कहते हैं। कहा जाता है कि टॉवर में 9 स्तर हैं जहां दानव जीवों को सील कर दिया गया है और प्रोफेसर यांग इस समय की तलाश कर रहे हैं। वो अपने घुटनों पर हो जाता है और श्रद्धा का संकेत देता है, फिर किसी प्रकार की वेदी पर प्रतीक्षा कर रही एक मोमबत्ती को रोशन करता है जो एक अजीब लंबी लौ बनाता है जिससे बैंड का एक गुच्छा दिखाई देता है और एक लाल चमक के साथ टॉवर को घेर लेता है। प्रोफेसर यांग का मानना है कि वह और उनकी बेटी टॉवर का दरवाजा कौन खोल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें भेजता है और जब वे हाथ में हाथ डालकर चलते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सही साबित होता है। दरवाजा खुलता है और चमकना शुरू हो जाता है क्योंकि टॉवर के शीर्ष पर एक रोशनी दिखाई देती है जो कमरे को भरने वाली आत्माओं के झुंड को बुलाती है। लेकिन यह सब अचानक चला जाता है जब राजा सूर्य ने शैतान के द्वार खोलने के विचार को पसंद नहीं करते हुए मोमबत्ती बुझा दी। गुफा ढहने लगी है, इसलिए समूह चट्टानों या चमगादड़ों के पहुंचने से पहले ही निकल जाता है जो अब उनका पीछा कर रहे हैं। किंग्स खुद को बलिदान कर देता है और ब्लूफा या चमगादड़ों द्वारा मारे जाने वाले चारा के रूप में सेवा करने के लिए पीछे रह जाता है और जब उसका शरीर फट जाता है तो उनमें से एक गुच्छा निकाल लेता है।
हालांकि अभी भी चमगादड़ों का एक समूह मुक्त है और वे शेष तिकड़ी के पीछे जाते हैं जो कम से कम उनके बीच कुछ दूरी रखते हैं। उन्हें एक रास्ता मिल जाता है लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। यह उन्हें झरने के पीछे एक ऊंचे किनारे पर ले जाता है। चमगादड़ पकड़ लेते हैं और जिसके द्वारा वह उन्हें मशाल से लड़ने की कोशिश करता है। वे उसे काटने और कंधे पर आग लगाने में कामयाब रहे। यानपिन उसे किनारे से धक्का देता है, इसलिए वह आग बुझाने के लिए पानी में गिर जाता है और वह और उसके पिता जल्दी से पीछा करते हैं जो दो और यानपिन द्वारा एक दूसरे को पानी के नीचे पाते हैं। लेकिन जल्दी से एक और विशाल डायनासोर जैसे जीव द्वारा अलग कर दिया जाता है जो यानपिन को पकड़ लेता है उसके मुंह में और उसे दूर ले जाता है। तबाह हो गया जिसके द्वारा वह बाहर तैरता है और ठंड के तापमान के तहत बेस पर वापस जाता है। आपके कंधे पर पक्षी का ध्यान रखा जाता है, जबकि अधिकारी हान उसे बताता है कि उन्हें यानपिन और प्रोफेसरों को छोड़कर पार्टी के सभी शव मिल गए हैं। जूही द्वारा एकमात्र उत्तरजीवी है। वह अपना जीवन छोड़ने और घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन ट्रेन की सवारी पर वह कल्पना करता रहता है कि कल बेटा उसके साथ है और खुद को निराश करते हुए भ्रम दूर हो जाता है, जिसके द्वारा वह ग्रामीण इलाकों के पास एक ट्रेन स्टेशन पर निकलता है और इसे उसके नए नियोक्ता श्री वान द्वारा उठाया जाता है, यह जानते हुए कि अधिकारी हान और वैज्ञानिक चेन डॉन उसकी तलाश कर रहे हैं। साल 1982 अभी और किसके द्वारा वह श्री वान के पुस्तकालय में काम करना शुरू करता है, जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन बनाता है। जब वे एक साथ दोपहर का भोजन करने जाते हैं, श्री वान उन्हें एक स्थानीय रेस्तरां में ले जाते हैं, जहां द्वितीय बचपन के दोस्त वान कैक्सा के साथ पुनर्मिलन के लिए चौंक जाता है, जो वहां एक मनोरंजनकर्ता के रूप में काम करता है, जिसे संदेह है कि श्री वान उसे उद्देश्य से वहां ले गए हैं। पुस्तकालय में काम करते हुए जिसे प्रोफेसर यान के शोध की एक पुस्तक मिलती है, जिसमें दानव टॉवर का एक उदाहरण भी शामिल है, जो यह महसूस करता है कि इसे खोलना हमेशा से प्रोफेसर का लक्ष्य रहा है और वह हमेशा यह भी जानता है कि यानपिन के द्वारा यह कौन कर सकता है। यही कारण है कि उसने उन्हें एक साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश की। इस बीच 749 के बाद एक्सप्लोरर को एक जीवित महिला के साथ एक ताबूत मिला है जो यान के दर्द जैसा दिखता है, लेकिन खुद को निश्चित रूप से बुलाती है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियाँ हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन यानपिन की कोई याद नहीं है, इसलिए अभी के लिए वे उसे इलाज के दौरान लगातार निगरानी में रखेंगे। बैक टू हुबाई। वह पुस्तकालय में प्रोफेसर यान की किताबें प्राप्त करता रहता है, जिसमें उसके लिए विशिष्ट पृष्ठ चिन्हित होते हैं। समर्थन में वान काजू के साथ वह इन किंवदंतियों के प्रति आसक्त हो जाता है और महीनों तक उनका अध्ययन करता है, जिससे उन्हें उनके पीछे की वास्तविक कहानी को समझने में मदद मिलती है। राक्षसों की दुनिया से एक मानवीय जाति हुआ करती थी जिसके पूर्वज शनिवार से आए थे। वे दानव और मनुष्य दोनों के उत्तराधिकारी हैं और मीनार उनकी विरासत है। टावर की रक्षा करने वाले गार्ड होने चाहिए थे, लेकिन 10,000 साल पहले यह दौड़ पृथ्वी से गायब हो गई क्योंकि मनुष्य अंततः राक्षसों के नियंत्रण से बाहर हो गए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अभी भी पा सकते हैं, जैसे कि वह और यानपिन टॉवर क्यों खोल सकते थे, प्रोफेसर इसे पहली जगह में क्यों खोलना चाहते थे, और आप उन्हें सभी पुस्तकें भेजते रहते हैं। 3 साल बाद 1985 में अधिकारी हान यह जानकर चौंक गए कि उनकी टीम ने प्रोफेसर यान को एक गुफा के अंदर पहाड़ों में जीवित पाया है। इस बीच पश्चिम चीन में ऑल सिटी खुद को रहस्यमयी विशाल जानवरों के हमले का शिकार पाता है। वे अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। प्रोफेसर यांग हान से कहते हैं कि यह टावर खोलने का नतीजा होना चाहिए, इसलिए वह जांच के लिए क्षेत्र में जाता है। इस घटना से ऐसा लगता है कि एक महिला के कंधे पर निशान है जो उसे अक्सर परेशान करना शुरू कर देता है, और डॉक्टर के पास उसकी यात्रा के कारण उसे सिस्टम पर दिखाई देता है, जो एक दोपहर को सम्मानित करने के लिए उसका स्थान बताता है। कंधे का दर्द इतना तेज हो जाता है कि अचानक यह उसकी पीठ पर आग लगा देता है और वह पुस्तकालय में फर्नीचर के हर टुकड़े को तैरने की अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। श्री वांग इसका इलाज करते हुए दिखाते हैं जैसे कि यह पूरी तरह से स्वाभाविक था, और बताते हैं कि बुरे हमले के कारण उनके रक्त से एक राक्षसी शक्ति दूषित हो गई है जो अब उन्हें शक्तियाँ देती है लेकिन उन्हें नरक में खींच सकती है। किस तरह से वह यह नहीं समझ पाता कि मिस्टर वान को यह सब कैसे पता है, इसलिए वह पुस्तकालय को एक पुराने मकबरे में बदलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और प्रकट करता है कि वह सुलान राष्ट्र की राजकुमारी का रक्षक है। यहाँ रक्षक आत्माएं भी हैं, जैसे राजा पुत्रों सहित टॉवर पर वापस आ गए हैं। मिस्टर वन बताते हैं कि प्रिंस वह अपने पूर्ववर्ती थे और वे तकनीकी रूप से उन्नत मानव जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व करने वाले थे जिन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। राजकुमार ने टॉवर को सील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और अधिकांश राक्षसों ने ग्रह छोड़ दिया, हालांकि उनमें से कुछ ने मानव रूप ले लिया और यहाँ तक कि स्वयं मैरियन मनुष्यों के रूप में भी जा रहे थे। वे एक खरीदना चाहते हैं क्योंकि एक वंशज के रूप में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो टॉवर को खोल सकता है और 749 के बाद फिर से राक्षसों को मुक्त कर सकता है।
अधिकारी हान यह जानने के लिए क्रोधित है कि उनकी टीम ने प्रोफेसर यान को खो दिया है, लेकिन कुछ अचानक खबर से उनका मूड बदल जाता है। बेहतर निश्चित रूप से जाग गया है और दावा किया है कि उसकी यादें वापस आ गई हैं, इसलिए वह अपने पिता की तलाश में जाना चाहती है और जो माननीय द्वारा उसे भर्ती करने के लिए पुस्तकालय की यात्रा करते हैं, लेकिन जो इस दौरान इतनी मौत को देखने के बाद कार्रवाई में वापस आने से इनकार करते हैं। अंतिम मिशन। हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह यान पिंग को बहुत याद करता है, तो वह जल्दी से अपना विचार बदल देता है। श्री वांग सोचते हैं कि उनके लिए जाना एक बुरा विचार है जब राक्षस टॉवर को फिर से खोलने के लिए उन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वे किसके द्वारा यह समझना चाहते हैं कि यान पिंग कैसे जीवन में वापस आ गए हैं और अब आत्माएं उन पर भी राजकुमारी पर हमला कर रही हैं। तो स्रोत पर इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। जो वांग किशोन के साथ पुस्तकालय छोड़ देता है जो मदद करना चाहता है। उन्होंने उत्तरी चीन की यात्रा की, जहाँ वे उस टीम से मिलते हैं जो प्रोफेसर चेन डोंग की तलाश करेगी, जो गाय वे नामक एक महिला है, जो सैनिकों का एक समूह है। और निश्चित रूप से जब वह उसे फिर से देखता है तो रोना बंद नहीं कर सकता, लेकिन जब वह उसका नाम याद करती है तो वह उसके प्रति ठंडेपन से पेश आती है और चिल्लाने के बजाय निश्चित रूप से बुलाए जाने पर जोर देती है। टीम ऊँटों की मदद से रेगिस्तान में यात्रा करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक खुद को बालू के तूफान में पाते हैं, इसलिए वे तुरंत जितनी जल्दी हो सके इसे पीछे छोड़ देते हैं। एक छोटा सा विवरण है जो वे नोटिस नहीं करते हैं। हालांकि रेत का तूफान अब उनका पीछा नहीं करता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे एक अदृश्य बल ढाल को पार करते हैं जो तूफान को दूर रखता है, क्योंकि वे वॉल सिटी के खंडहर में प्रवेश करते हैं। एक बार जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में उतर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि भागने के दौरान उन्होंने वास्तव में कुछ लोगों को खो दिया था, जिसमें हवा की किक भी शामिल थी। जब दूसरा समूह अभी भी अपने ऊँटों के बिना रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए वे कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूरी में दिखाई देता है जब अचानक इन राक्षसों में से एक द्वारा उन पर हमला किया जाता है। जैसे ही वे भागते हैं वे अलग हो जाते हैं और दानव सैनिकों में से एक को मार देता है, क्योंकि बाकी समूह कुएं पर पहुंचते हैं केवल वहां एक दूसरे दानव को खोजने के लिए। यह दानव वान काजू और एक दोस्त को छोड़कर सभी पुरुषों को मारता है, जो एक साइकिल ढूंढते हैं और बाकी टीम के साथ पुनर्मिलन करने के लिए वॉल सिटी में अपना रास्ता बनाते हैं, जो चारों ओर खोजबीन कर रहे हैं और राक्षसों के बारे में सुनने वाले खंडहरों और शरीरों के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं। वो एक और नरसंहार से बचने के लिए छोड़ना चाहता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था पहाड़ों में, लेकिन किन डोंग और निश्चित रूप से रहना चाहते हैं और अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने खुद को हथियार बंद किया और पहले जानवर को यह सोचकर गोली मार दी कि वे इसे मारने में कामयाब हो गए हैं। फिर वे दूसरे का पीछा करते हैं जब वे पलटते हैं। हालांकि पहला चला गया है। जबकि टीम जानवरों से लड़ती है, निश्चित रूप से एक परित्यक्त स्कूल में प्रवेश करने के लिए भाग जाती है और जो उसका पीछा करता है वहाँ उसे छत से लटके हुए शवों का एक गुच्छा और जमीन में एक छेद मिलता है, जिसमें वह एक भूमिगत सुरंग की खोज करने के लिए प्रवेश करता है जो उसे ले जाती है राजकुमारी मकबरा। वहाँ एक दानव भी है जो उसके पास से किसी को भी धक्का देता है और उसे चोट पहुँचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता निश्चित रूप से प्रकट होता है और उसे दूर करने का लक्ष्य रखता है। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग यह बनाने के लिए करती है कि उसके अचेतन शरीर द्वारा ताबूत में ले जाया जाए, जिसे वह जाने से पहले बंद कर देता है। शहर में वापस अधिक राक्षस आ गए हैं, इसलिए टीम दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर शूट करने के लिए इमारतों की सबसे ऊंची मंजिलों में छिप जाती है। वे कुछ लेकिन अधिकांश राक्षसों को मारने में कामयाब रहे, उन्हें चकमा दिया और उनका पीछा करने के लिए इमारतों पर चढ़ गए। वे एक पुतला होने का नाटक करके पाए जाने से बचने का प्रबंधन करता है। फिर वह वान काजू के साथ एक बस के अंदर छिपने के लिए दौड़ती है और जब तक वे जीवित रहने की पूरी कोशिश करते हैं तब तक वह राक्षस जो उसका पीछा कर रहा था वाहन पर फेंकता रहता है, जो उसके द्वारा ताबूत के अंदर उठता है और बाहर निकलने के लिए बेताब रहता है। लेकिन उसने देखा कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके घाव अविश्वसनीय गति से बंद हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। श्री वांग आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और उसे बताती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीने में मदद करेगा। फिर किसके द्वारा वह खुद को अंधेरे से गिरते हुए और टॉवर के सामने दिखाते हुए पाता है। वहाँ वह आखिरकार जान सकता है कि यान पिंग को क्या हुआ है। जिस जानवर ने उसे पकड़ लिया वह उसे गुफा में ले आया और उसे उस लौ पर गिरा दिया, जिसने उसके शरीर को जला दिया और उसे राक्षस रानी के लिए उपयुक्त बना दिया। अब निश्चित रूप से राक्षसों के नियंत्रण में है और जानवर के चले जाने के बाद यह उन्हें शहर में छोड़ रहा है, जिसके द्वारा वह रानी आत्मा से बात करने के लिए टावर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि यान पिंग दूसरा व्यक्ति था जो दरवाजा खोल सकता था, क्योंकि वह उसकी वंशज थी। वह अपना शरीर देने से इनकार कर देती है और बताती है कि उसे मारने से यान पिंग भी मर जाएगा।
वो किसके द्वारा कसम खाता है कि वह एक रास्ता खोजेगा और यह मनोरंजक होगा। रानी उसे बस पर हमला करने वाले दानव को ढूंढते हुए शहर वापस भेज देती है, जो अपने दोस्तों को मुक्त करने के लिए जल्दी से उसे गोली मार देता है। लेकिन वह चेन डोंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता, जो एक छत के किनारे पर लटका हुआ था। राक्षस उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसे टॉवर का दरवाजा खोलने की जरूरत होती है, इसलिए वह अपने बचाव में कूद जाती है और उन्हें भगाने के लिए जानवर पर एक कार फेंक देती है। उनके दोस्तों पर हमला करने वाले अभी भी आसपास हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। चेन डोंग यहाँ तक कि एक दानव को अपनी जान देने के बजाय अपनी मौत चुनने के लिए अपनी बंदूक अपने मंदिर के खिलाफ लगा रहा है। लेकिन इस समय वह शर्ली की आंखों में देखता है और महसूस करता है कि उसे यानपिंग कभी वापस नहीं मिलेगा, इसलिए उसने गोली मार दी या 3 बार, जिससे सभी राक्षस मीनार में बिखर गए और उखड़ गए। यह स्वीकार करते हुए कि उसके द्वारा उसे मारने की शक्ति वाला एकमात्र व्यक्ति निश्चित रूप से बेहोश होने से पहले उसे चूमता है और वापस यांग में बदल जाता है, जिसके द्वारा वह उसकी मृत्यु पर रोता है। लेकिन यांगपिंग अचानक बोलती है और व्यक्त करती है कि वह उसे एक बार फिर देखकर कितनी खुश है। तो कौन उसके द्वारा उसके शरीर को उठाता है और उसे ठीक करने की उम्मीद में राजकुमारी के ताबूत में ले जाता है। वह उसके साथ अंदर लेट जाता है और जैसे ही वह उसके माथे को छूता है, उसे उसकी यादों का आभास होता है। यानकी में शक्ति थी क्योंकि वह एक छोटी बच्ची थी जिसमें प्राणियों को जीवन में वापस लाने की क्षमता भी शामिल थी, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें उनका उपयोग करने से मना किया था। यह तब तक नहीं था जब तक उसने उसे जलते हुए और आग बुझाते हुए नहीं देखा था कि वह समझ गई थी कि उसकी माँ राक्षसों की वंशज थी जिसने एक मानव रूप धारण किया और सामान्य लोगों से शादी की। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग अपने पूरे जीवन में टॉवर पर शोध कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस नियति से बचा सकता है जो गुफा में उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। उनके गिरने से बचने का एकमात्र कारण यह था कि कनेक्शन समाप्त होने से पहले यांगपिंग ने उन सभी को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। यांगपिंग आपको उसके द्वारा बताता है कि वह उनसे प्यार करती है और अपने पिता को खोजने की कोशिश में हार न मानने का अनुरोध करती है, जो इस इच्छा का सम्मान करता है और अपनी टीम के साथ मोमबत्तियों पर खोज करने के लिए तैयार रहता है, जबकि विशाल जानवर उन्हें देखता है दूर से। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।